नमस्कार, खबर आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मैं शुरुआत करने जा रही हूं सियासी खबर के साथ। हरियाणा से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जो इंडियन नेशनल लोकदल है और बीएसपी है, दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। आकाश आनंद की मौजूदगी में चंडीगढ़ में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को मायावती और अभय चौटाला के बीच बातचीत हुई। आज चंडीगढ़ में इस गठबंधन का ऐलान हुआ। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। सूबे में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ये तीसरी बार है जब इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच पहली बार साल 1996 में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था। तब आईएनएलडी 7 और बीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2018 में दोनों पार्टियों ने फिर से गठबंधन किया था, लेकिन चौटाला परिवार में बगावत के बाद गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन में दूसरे छोटे दलों को भी शामिल करने की तैयारी है। और 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से ये है कि हालांकि मेजबान देश पाकिस्तान है और बीसीसीआई सूत्रों ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगी। आईसीसी से किसी न्यूट्रल वेन्यू दुबई या श्रीलंका में मैच कराने की मांग बोर्ड की तरफ से की जाएगी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है। हाल ही में पाकिस्तान ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट सौंपा था। ड्राफ्ट में भारत और पाकिस्तान का मैच लाहौर में कराने का प्रस्ताव था। ये मैच 1 मार्च 2025 को खेला जाना था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई मैच को लेकर आईसीसी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने की बात कर सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच दुबई या श्रीलंका में कराने की बात भी बीसीसीआई कर सकती है। ये हो सकता है कि टीम इंडिया अपने मैच दुबई या श्रीलंका में खेले और बाकी मैच पाकिस्तान में ही हो। सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया के कई खिलाड़ी भी पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे पहले 2023 में एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच हुए थे। तब भारत ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे, जबकि अन्य देश पाकिस्तान गए थे। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसीलिए जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी, इसका जमकर देश में स्वागत किया जा रहा है। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और बीसीसीआई ने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान सरजमीन पर मैच नहीं खेलेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडल हैं, पूर्व मंत्री रहे। यशपाल जी, ये आपका क्या कहना है? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार है, ये काफ़ी देर से चलाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि अभी जो सरकार फैसला ले, ये बहुत देर हो गया है, बहुत लेट हो गया। ये फैसला बिल्कुल पहले होना चाहिए था। हमारे साथ उनके तल्लुकात ही अच्छे नहीं, जो हरकतें कर रहे हैं इस वक्त देखा आपने। हमारे इतने जवान रोज शहीद हो रहे हैं, उनके साथ क्या मैच करें? आप मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए? मैच नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो मोदी सरकार का, मैं साफ लफ्जों में कह देना, जो दावे कर रहे हैं इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये झूठ के ऊपर झूठ का बुलंदा हर वक्त समय में करते हैं। पाकिस्तान रोज के रोज यहाँ पे आतंकवादी अटैक कर रहे हैं और वह मोदी सरकार कहती है हमने हालात ठीक कर दिए। कहाँ कर दिए हालात ठीक? उत्तर प्रदेश में एसबीएसपी पार्टी के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ रेलवे पेपर लीक मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मामला 2006 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। तब परीक्षा के एक दिन पहले ही बेदीराम से पेपर बरामद हुआ था। इस मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। एसटीएफ ने कृष्णानगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। सुनवाई के दौरान आरोपियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। विपुल दुबे भदोही की जानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदीराम ने जो शपथ पत्र दिया था,
उसके मुताबिक उन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे हैं। बेदीराम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में 8 पेपर लीक से जुड़े हैं। देखिए, पेपर लीक केस में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के नाम सामने आने के बाद विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है। हालांकि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम, जो इस वक्त आरोपों के कटघरे में हैं, उनसे पल्ला झाड़ते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का करीबी बता रहे हैं। कोर्ट ने तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, योगी बाबा कब गिरफ्तार कराएंगे? क्योंकि दोनों ही शासन और सत्ता के अभिन्न अंग हैं। बहुत स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ साफ कहा कि आप नौकरी का पेपर भर दो, बाकी जुगाड़ बेदीराम कर देगा। अब ये तय करना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी आरोपी लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं या उनको बाहर निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को इन्हें एनडीए से अलग कर देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 के मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगी और मुंबई पहुंचकर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई रवाना होंगी। 3 दिन के मुंबई दौरे में ममता बनर्जी कल पॉलिटिकल मीटिंग भी करेंगी। ममता कल शाम शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शरद पवार के घर सिल्वर ओक में होगी। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगी। इन मुलाकातों के दौरान ममता शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा करेंगी। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ममता की मुलाकात अहम मानी जा रही है। कुछ दिनों बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा है कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा कर सकती हैं। ममता बजट सत्र से पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। और उधर मुंबई में हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो आरोपी मिहिर शाह है उसने बार में अपनी उम्र छुपाकर शराब पी थी और पुलिस के मुताबिक उसने बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया था। वर्ली हिट एंड रन केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। बीती रात दोनों मिहिर शाह और ड्राइवर राज ऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत को लेकर के पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। सूत्रों के मुताबिक मिहिर ने पुलिस को बताया महिला के गाड़ी के बम्पर में फंसे होने की जानकारी उसे नहीं थी। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि मिहिर शाह ने बार में अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था। पुलिस के मुताबिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिहिर की उम्र 23 साल है। मिहिर ने बार में अपनी उम्र 27 साल बताई थी। मिहिर ने अपनी उम्र 27 साल बताने वाला पहचान पत्र भी दिखाया था। दरअसल नियम के मुताबिक मुंबई में कुछ हाई ड्रिंक केवल 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सर्व की जाती है। मिहिर ने ऐसी ही एक ड्रिंक के लिए अपनी उम्र 27 साल बताई थी। मिहिर के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उसकी उम्र 27 साल बताने वाला पहचान पत्र अपलोड किया गया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए बस हादसे को लेकर पुलिस की तरफ से दिल्ली के चंदन जायसवाल और उसके पार्टनर सोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी। उन्नाव बस हादसे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि ये बस महोबा आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। बस को केसी जैन ट्रेवल्स ने रजिस्टर्ड कराया था। केसी जैन ट्रेवल्स का पता एनके टावर, कोहिनूर सिनेमा, जोधपुर दर्ज है। पुलिस और परिवहन विभाग ने जब बस के कागजात की जांच की तो पता चला कि बस का फिटनेस नहीं था। दूसरे कागजात भी फर्जी निकले। इस खुलासे के बाद एआरटीओ की तहरीर पर चंदन जायसवाल और सोहन समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चंदन जायसवाल दिल्ली के पहाड़गंज से टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करता है। पुलिस चंदन और उसके पार्टनर सोहन को तलाश रही है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, परमिट फेल हो चुका था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार इसका चालान किया गया, फिर भी चल रही थी। केवल ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं,
इस बार मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। उन्नाव हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 19 लोग घायल हुए थे। मरने वाले ज्यादातर लोग बिहार के हैं। और अब बात मौसम की मार की। उत्तर प्रदेश के 12 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में रहने वाले सैकड़ों गांव के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। बनबसा बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी का पानी कई गांव में घुस गया। हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। गांव में पानी घुसने के बाद कई लोग बंधा बांध पर शरण लिए हुए हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना बुलाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सेना के जवान नाव के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सरयू में पानी बढ़ने से तलहटी में बसे दर्जनों गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है? हाँ साहब, बहुत परेशानी हो जाती है। बाढ़ आ गई है? हाँ साहब। बलरामपुर में 36 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ SDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद राप्ती नदी उफान पर है। नेपाल ने अपने बैराज से पानी छोड़ा। यूपी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में। मैं इस वक्त बलरामपुर में राप्ती नदी में चल रहा हूं और मेरे साथ SDRF की टीम है। इस जिले में SDRF और NDRF की कई टीमों को लगाया गया है। असम में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में अब तक बाढ़ की वजह से 84 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र उफान पर है। माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 50 गांव माजुली के मुख्य हिस्से से कट गए हैं। इन गांवों को माजुली से जोड़ने वाला जुगनीधारी बांध ब्रह्मपुत्र के बाढ़ में बह गया है। SDRF की टीमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र के उफान को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन भी खतरों से भरा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय माजुली में है और माजुली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की SDRF टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है। हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है। बिहार के 15 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल में नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से सैकड़ों गांव बिहार में डूबे हुए हैं। कोसी के कहर की ये तस्वीरें भागलपुर से आई हैं। यहाँ चंद मिनटों में एक पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह भर कर कोसी नदी में समा गया। अब तक 8 घर कोसी की धारा में बह चुके हैं। कोसी के कटाव से परेशान लोग खुद घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये सुपौल की तस्वीर है। एक हाथ में जूते, दूसरे हाथ में छाता, कंधे पर स्कूल बैग लिए नाव से घर लौट रहे हैं। कोसी में उफान के कारण सुपौल के घूरन पंचायत में सड़कें डूब गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं वहां अब नाव चल रही है। दर्जनों गाँव को जोड़ने वाली सड़क टूट चुकी है। सुपौल में कोसी नदी से प्रभावित जो गाँव है वो एक आपको सामने नजर आ रहा है, घूरन पंचायत, और ये रास्ता टूट चुका है। चूँकि इसी रास्ते से लोग आगे बाजार की तरफ जाते हैं, लिहाजा इन लोगों को इस सड़क से गुजरना पड़ता है और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। भारी बारिश से सासाराम में हालात बेहद खराब हैं। सासाराम सदर अस्पताल में पानी भर गया। अस्पताल झील में तब्दील हो गया। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच सहरसा के महिषी ब्लॉक में एक पुलिया ध्वस्त हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिया बहने से कई गाँव का संपर्क टूट चुका है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से राज्य के अंदर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र उफान पर है। माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 50 गांव माजुली के मुख्य हिस्से से कट गए हैं। इन गांवों को माजुली से जोड़ने वाला जुगनीधारी बांध ब्रह्मपुत्र के बाढ़ में बह गया है। SDRF की टीमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र के उफान को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन भी खतरों से भरा है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस समय हम जिस ब्रह्मपुत्र में हैं, ब्रह्मपुत्र को यहाँ नदी नहीं नद कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इस नदी में बाढ़ कभी भी आ सकती है और काफी खतरनाक स्थिति तुरंत ले लेती है। 97 के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ इस समय
माजली में है और माजली के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ असम की एसडीआरएफ टीम इस समय लोगों की बचाव के लिए जा रही है, हम उनके साथ हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस समय काफी खतरनाक स्थिति में है। और तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, ये असम का हाल बयां कर रही थी और किस तरीके से उत्तराखंड में त्रासदी वाली तस्वीरें मौसम की मार की वजह से सामने आ रही हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल जरा हाथरस का रुख कर लेते हैं। हाथरस कांड में आरोपों में घिरा बाबा कहाँ है किसी को पता नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज बाबा के उस गाँव में पहुंचा जहाँ उसका ससुराल है। एटा के इसी गुहटिया खुर्द गांव में बाबा सूरजपाल की ससुराल है। भोले बाबा की पत्नी प्रेमवती को उनके भक्त शमी माहेश्वरी जगत जननी कहते हैं। 1968 में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की शादी प्रेमवती से हुई थी। प्रेमवती के घरवाले आज भी गुहटिया खुर्द में रहते हैं। प्रेमवती के भाई मेवाराम ने एबीपी न्यूज को सूरजपाल के बाबा बनने की पूरी कहानी बताई। किसी को कोई अब वापस की मालूम आज क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या करेगा, ये किसी को ना मालूम। ये 2000 से शुरू हुआ। शादी हुई है आपकी साल 1968, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्संग करते रहे। आज भोले बाबा और प्रेमवती बेशुमार दौलत के मालिक हैं, लेकिन गुहटिया खुर्द गांव प्रेमवती का पुराना घर आज भी उनके अतीत की गवाही देता है। 2 कमरों का ये कच्चा मकान है जिसमें भोले बाबा की पत्नी जो है प्रेमवती, जिनकी पैदाइश यहाँ से हुई है, बारात जो है वो उनकी इसी मकान में आई थी। देखिए, हाथरस हादसे को लेकर अभी तक जो एफआईआर आई है सामने या फिर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें कहीं बाबा का नाम नहीं है, लेकिन ये जो गांव है, इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस हाथरस हादसे के लिए बाबा को जिम्मेदार मान रहे हैं। गोटिया खुर्द गांव के लोगों ने हादसे के लिए भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराया है। गांव वालों का कहना है कि सत्संग में जाने से पहले बाबा को जरूरी इंतजाम कराने चाहिए थे। आते ही थे, भीड़ तो इकट्ठी होती ही थी, लेकिन पहला तो काम मधुकर जी ने मेरे ख्याल से ये गलत किया कि उन्हें ये 80,000 की परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी। हाथरस हादसे के बाद बाबा फिलहाल अंडरग्राउंड है। एबीपी न्यूज ने एटा में बाबा के आश्रम को खोज निकाला। एटा के नगला धनी गगनपुर में 8 बीघा जमीन पर बाबा सूरजपाल का आश्रम बना है। यह आश्रम 2021 में बनाया गया था। हर मंगलवार को यहाँ पर सत्संग होता था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भक्त आश्रम से दूर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन भले ही थोड़ी मात्रा में सही हम लोगों ने फैसला किया है वो मृतक आश्रित परिवारों को 1-1 लाख रुपया देंगे। और अब मुंबई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हाजी अली से वर्ली जो कोस्टल रोड वाया सी लिंक है उसे खोल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने मुंबई कोस्टल रोड कोस्ट लाइन की हाजी अली से वर्ली लाइन शुरू कर दी है। यह रास्ता कुल 3.5 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते के शुरू होने से लोग 11 किलोमीटर का सफर 7 मिनट में पूरा कर सकेंगे। पहले इस सफर को पूरा करने में आधे घंटे का वक्त लगता था। मुंबईकरों के लिए और मुंबई घूमने आने वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर सामने आ रही है। दरअसल मैं जहां मौजूद हूं वो कोस्टल रोड का वो हिस्सा है जो कई सालों से बन रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत आज से हो गई है। 13,000 करोड़ की कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में 11 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बनकर तैयार हो गया था। इस 8 लेन के दोनों रास्ते में जो है टनल और बेसिक जो रास्ता है वो खोल दिया गया था, लेकिन हाजी अली उतरकर जो रोड है उससे लोगों को सीलिंग तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आप कोस्टल रोड के ज़रिए ही जो है सीधे सीलिंग तक जा सकते हैं। वहाँ से ये जो कोस्टल रोड है वो कनेक्ट हो जाएगी सीलिंग को।